बी पे जिनकी नज़र पड़ गई हो ये अगले चैप्टर में है, और 17A जो है वो अगर आपने नहीं देखा तो वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाले चैप्टर में 17A है, और 17B ओवरहेड्स वाले में डाल दिया हुआ मैंने। अब अगला चैप्टर शुरू करते हैं ओवरहेड्स, और ये भी कॉस्ट के आसान चैप्टर में से है। अच्छा, हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लग जाए, लेकिन अभी आप छोटे छोटे से हैं ना, अभी आस्ते आस्ते बढ़ रहे हैं, तो जब आप एंड तक पहुँचेंगे और ये भी आस्ता आस्ता हल्की आंच पे रखा होगा, ये पकड़ा होगा आस्ता आस्ता। अभी हम पढ़ तो लेंगे इस पर, जो भी 7-8 क्लासें लगेंगी उसमें कुछ को मुश्किलें भी आ रही होंगी, कुछ पिक कर जाएंगे। तो जिनको मुश्किलें भी आ रही होंगी बस वो चलते रहें साथ साथ, आस्ता आस्ता ये पकना शुरू हो जाएगा। आप जब जुलाई में जाके अगस्त में जाके इसकी रिवीजन करेंगे तो आपको ये पक पक के खुद ही ब खुद आ गया होगा। तो ये कॉस्ट के आसान टॉपिक्स में से है जो अब शुरू करने लगा ओवरहेड्स। अच्छा, मैंने पिछले इन्वेंट्री के चैप्टर में से वो एडवांटेज डिसएडवांटेज करने को कहे थे याद, तो जिन्होंने भी देखे हों उनको अंग्रेजी में मुश्किल आई हो तो वो मैं पढ़ देता हूँ। FIFO के एडवांटेजेस में लिखा हुआ है पेज 11 आई की बुक। दिस मेथड इज रियलिस्टिक एंड इन लाइन विद द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स नॉर्मली। इसका मतलब है कि ये हमारे मिजाज के मुताबिक है, नॉर्मली हम ऐसे ही कर रहे होते हैं। अच्छा, आपने ऑब्जर्व किया उस बात को कि अगर पॉकेट में, पर्स में, वॉलेट में, बटुए में पैसे हैं और जब दुकान से कोई चीज़ खरीद के नोट देने लगे हैं तो कौन सा नोट पहले देते हैं? पुराना वाला। ये मिजाज है ना। तो पॉइंट नंबर 1 में ये लिखा हुआ है कि ये ज़्यादा रियलिस्टिक है और फिजिकली भी हम ऐसे ही कर रहे होते हैं। दूसरे बुलेट पॉइंट का मतलब है इजी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन टू मैनेजर्स। हमें मैनेजर्स को ये बात समझाना आसान होगी कि भाई जो पुराने थे वो तो हमने बेच दिए, जो नए थे वही संभाल के रखे हुए हैं, तो उनको ये बात ज़्यादा आसानी से समझ आ सकती है। तीसरा बुलेट पॉइंट ये है कि गिव्स अ वैल्यू नियर टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं कि अगर अभी खरीदें तो कितने का मिलेगा, यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है कि अभी इस वक्त मार्केट में क्या रेट चल रहा है। तो FIFO की इन्वेंट्री किन में से बचे हुए होते हैं? रीसेंट वालों में से। तो जो इन्वेंट्री बची हुई होगी वो अभी के रेट पे ही करीब करीब होगी, नियर टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर पुराने वाले बचा के रखे होते, नए वाले बेच दिए होते, तो वो तो सस्ते आ रहे होते। तो चूंकि हम FIFO में नए बचा के रखते हैं तो वो कह रहे हैं कि ये नई इस वक्त जो प्राइस चल रही है उसके करीब करीब ही शो हो रहे होते हैं। डिसएडवांटेज में लिखा हुआ है कैन बी कम्बरसम टू ऑपरेट। मुश्किल हो जाएगी ऑपरेट करने में, स्पेशली जब परचेजेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो फिर तमीज़ करने में मुश्किल हो जाती है कि पुराने कौन से हैं, नए कौन से हैं, फिर इतना रश मच जाता है अजीब सा, तो इनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा डिसएडवांटेज, मैनेजर्स मुश्किल में आ जाएंगे जब वो डिसीजंस करेंगे। मिसाल के तौर पे ये डिसीजन करना है कि मार्केट में कंपेटिटर्स प्राइसेस डाउन कर रहे हैं, हमें भी डाउन करनी पड़ेगी। FIFO मेथड में 300 यूनिट्स आ रहे होंगे 45 रुपए पे, 400 यूनिट्स आ रहे हैं 50 रुपए पे। अब मुश्किल हो जाएगा कि हम सेल प्राइस कहाँ तक लाएं। इसके मुकाबले पे अगर FCO होता और 700 के 700 यूनिट्स 49 पे आ रहे होते तो हमें पता चल जाता बस 49 से ऊपर बेचना है। लेकिन यहाँ पर डिसीजन करना मुश्किल हो जाएगा। ये मतलब है इस बात का कि मैनेजर्स के लिए डिसीजन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेम चीज़ है, डिफरेंट रेट्स आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो इशू किस अमाउंट पे किए होंगे? इशू पुराने रेट पे, पुराने स्टॉक इन पे बचा होगा। तो वो कह रहा है जी अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं तो आपके एक्सपेंसेस में बहुत थोड़ी फिगर आ रही होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स थोड़ी आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि वो पुराने रेट पे की हुई है, तो वो नए रेट से बहुत कम शो हो रही होंगी, लैग बिहाइंड करंट मार्केट वैल्यू। अच्छा, आपने इन्हीं को रट्टा लगाना है? नहीं, आप अपने अल्फाज में जो पॉइंट समझाए मैंने, इसको अगर टूटी फूटी इंग्लिश में किसी भी तरह लिख देते हैं तो वो काफ़ी है। नहीं लिख सकते तो याद कर लें। FCO का एडवांटेज स्मूथन्स आउट, यानी स्मूथ कर देगा प्राइस फ्लक्चुएशंस। अगर परचेजेस की बहुत ज़्यादा प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही थी तो FCO का क्या फ़ायदा होता है? सबको बराबर कर देता है। ये पहले पॉइंट का मतलब है कि इनको बराबर करके कन्वर्ट कर देता है एवरेज प्राइस में। दूसरा बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है ईजियर टू एडमिनिस्टर देन FIFO। FIFO में ये हिसाब रखना जरूरी था कि पुराने कौन से हैं, नए कौन से हैं, कौन से किस रेट पे हैं, कौन से किस रेट पे हैं। FCO में आसान हो गया। क्यों? क्योंकि सब एक जैसे हैं। डिसएडवांटेज में लिखा हुआ है कि जो स्टॉक की प्राइस नजर आ रही है उतने ही का खरीदा होगा हमने, नहीं, वो तो एक एवरेज रेट निकला हुआ है। तो इशू प्राइस इज रेयरली व्हाट हैज बीन पेड। जो पे किया हुआ है वो कुछ और था और जो स्टॉक में नजर आ रही है प्राइस वो कुछ और है। और दूसरे बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो हमारे पास जो स्टॉक शो हो रहा होगा वो तो एवरेज पे शो हो रहा होगा। तो इसको उन्होंने डिसएडवांटेज कहा हुआ है। चलें, बस ये इसकी थ्योरेटिकल चीज़ थी और इन्वेंट्री वैल्यूएशन बस डन। नेक्स्ट चैप्टर है ओवरहेड्स।
और आई गैप की बुक के एतबार से ये चैप्टर 3 ओवरहेड्स। अच्छा, ओवरहेड्स के चैप्टर में हमने क्या करना है इसका पहले एक बैकग्राउंड समझ लें। मैं उसकी एक बैकग्राउंड कहानी सुनाऊंगा, फिर उसकी जरूरत क्रिएट करूंगा कि हम इस चैप्टर में क्या सीखने लगे। और इस बैकग्राउंड, इस कहानी में जो सुनाऊंगा उसकी जो समरी जो मैं चाह रहा हूं कि आप उसको पिक करें वो मैं बार बार रिपीट करूंगा, फिर देखेंगे कि अगर उसकी शान में कोई 2-3 लाइनें लिखनी हो तो लिख लेना। इस चैप्टर से पहले इसकी कहानी बता रहा हूं कि इस चैप्टर में हम क्या करने जा रहे हैं। एक मिसाल से समझाने लगा। ईयर 1 में एक बिजनेस ने यूनिट्स बनाए 4000 और इनको बनाने पे जो टोटल कॉस्ट्स इनकर हुई, डायरेक्ट मटेरियल इनकर हुआ 80,000 रुपये, डायरेक्ट लेबर इनकर हुआ 60,000 और FOH इनकर हुई 1 लाख। टोटल 2,40,000 रुपये लगे हमें ये 4,000 यूनिट्स बनाने के लिए। फैक्ट्री में सारे खर्चे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, डायरेक्ट मटेरियल, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होती है, फार्मूला नहीं पूछ रहा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कि जो चीज़ें हमने बनाई हैं वो हमें कितने की कॉस्ट की। तो उसमें 3 चीज़ें ही होती हैं और उसमें ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस भी था, उसको फिलहाल इग्नोर करते हैं क्योंकि वो वर्किंग प्रोसेस तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो उसको फिलहाल छोड़ दें। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ये 3 चीज़ें रह गई कि हमें ये 4,000 यूनिट्स इतने में कॉस्ट किए। एक कितने में कॉस्ट किया? 60। और अगर इसको तोड़ना चाहें इन्हीं 3 लाइनों में तो डायरेक्ट मटेरियल कितना कॉस्ट किया? 20। कैसे? डायरेक्ट लेबर कितना कॉस्ट किया? 15। और FOH कितना कॉस्ट किया? 25। तो इस तरह से हमें एक यूनिट 60 रुपए कॉस्ट किया। फिर ईयर 2 आया और अभी जो चीज समझा रहा हूं ना उसको समझने के लिए महंगाई को इग्नोर कर देते हैं अभी, ठीक है? जो पॉइंट समझाने लगा हूं महंगाई फिलहाल छोड़ दें। ईयर 2 आया। ईयर 2 में बिजनेस ने 5,000 यूनिट्स बना लिए और ये 5,000 यूनिट्स बनाने के लिए बिजनेस को जो खर्चा करना पड़ा उसमें डायरेक्ट मटेरियल में 1 लाख रुपए लगे, डायरेक्ट लेबर में 75,000 रुपए लगे और FOH में 1,05,000 रुपए लगे, 280,000। और अगर इसको हम कॉस्ट पर यूनिट में तोड़ना चाहें तो डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा? 20, डायरेक्ट लेबर 15, FOH 21। मैंने कहा अभी इन्फ्लेशन महंगाई को छोड़ते हैं। दोनों ईयर्स में ये 20-20 क्यों लगा? इग्नोर इन्फ्लेशन है, प्राइस महंगाई नहीं हो रही। दोनों ईयर्स में पर यूनिट मटेरियल 20-20 रुपए क्यों लग रहा है? क्योंकि ये डायरेक्ट मटेरियल है भाई। इसको डायरेक्ट मटेरियल कहते ही इसलिए हैं कि एक यूनिट बनाने में जितना लगता है हमें पता है, तो वही चीज पिछले साल जो बन रही थी अगले साल की शक्ल तो वही है ना, उसी डिजाइन उसी साइज की चीज बना रहे हैं, जूते बना रहे हैं, सेम डिजाइन सेम मटेरियल डल रहा है। तो अगर महंगाई नहीं है तो अगर पहले उसमें चमड़ा लग रहा था 20 रुपए का तो अगले साल भी 20 का ही लगेगा। तो ये कोई बहुत हैरानगी की बात नहीं है कि इधर हमने इसको से डिवाइड किया फिर 20 आ गया, इधर डिवाइड किया फिर 20 आ गया तो जादू हो गया। नहीं, 20 ही आना था। क्यों 20 ही आना था? क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल यही तो है कि उस प्रोडक्ट का जो हिस्सा बन रहा है मटेरियल। और मैंने कहा अगर महंगाई ना हो तो जितना चमड़ा पहले पिछले साल जूते पे लगा था अगले साल भी उतना ही लगेगा। जो जिप जैकेट वो पहले साल लग रही है अगले साल भी वही जिप लग रही है। और अगर महंगाई नहीं है तो इसलिए एक जैकेट बनाने में जितना चमड़ा जिप कपड़ा लग रहा है अगले साल भी, तो इसलिए क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल है। इसी तरह ये 15-15 क्यों आ रहा है? अगर उसी मजदूर से जिससे हम वो चीज सिलवा रहे थे वही मजदूर उतनी ही देर में वही चीज सी रहा है और अगर महंगाई नहीं हो रही
तो एक यूनिट बनाने में मजदूर को जितने पैसे ईयर 1 में दिए थे 2 में भी उतने ही देने थे, तो इसलिए ये दोनों तो बनते थे बराबर आने। इग्नोर महंगाई है, इग्नोर महंगाई। एफओएच क्यों चेंज हो गया? क्योंकि एफओएच के अंदर, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर कई फिक्स खर्चे भी होते होंगे। मिसाल के तौर पे रेंट, इंश्योरेंस। अच्छा अब बस जब मैंने आपको शुरू में वो वेरिएबल और फिक्स्ड की प्रैक्टिस कराई थी, तो एक मैंने कॉस्ट को बांटा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैंने समझा के फिर 3 टुकड़े बांट दिए थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। और फिर उन्हीं दिनों में कहा था कि ये जो कॉस्ट है ना ये वेरिएबल ही होती है। एफओएच फिक्स्ड भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। जैसे पावर है मशीनरी की, वो वेरिएबल चीज है, लेकिन वो एफओएच है, डायरेक्ट मटेरियल तो नहीं है। मशीनों की बिजली, मशीनों की बिजली डायरेक्ट मटेरियल है, लेबर है नहीं, एफओएच है, लेकिन वेरिएबल चीज है। तो एफओएच के अंदर फिक्स्ड वेरिएबल सब चीजें हो सकती हैं। तो चूंकि उसके अंदर फिक्स्ड चीजें भी शामिल हैं, इसलिए ईयर 1 में जो एक यूनिट बनाने के लिए रेंट लगना था, अगले साल वो नहीं लगा, क्योंकि उसका एक यूनिट से ताल्लुक नहीं है। वो तो पूरा रेंट जितना लगना था अगले साल भी उतना ही लगा। फिर ये आंसर फर्क क्यों आया? क्योंकि यूनिट्स डिफरेंट से डिवाइड कर रहे हैं। यहां पर हमने 1 लाख को 4,000 से डिवाइड किया, वहां पर 5,000 से डिवाइड किया, तो इसलिए आंसर चेंज हो गया। ये फिगर थोड़ी बहुत जरूर चेंज हुई है, क्योंकि इसमें वेरिएबल खर्चे भी होंगे, लेकिन काफी सारे फिक्स्ड भी होंगे, है ना। तो इस वजह से ये जो पर यूनिट कॉस्ट में एफओएच वाला पोर्शन है, एफओएच वाला, ये इग्नोरिंग महंगाई भी हर साल सेम नहीं रह पा रहा। मेनली किन वजह से? फिक्स खर्चों की वजह से। इग्नोरिंग महंगाई ये सेम रह रहे होंगे, एफओएच सेम नहीं रह पा रहा। बिजनेस को एक यूनिट कितना कॉस्ट करता है ये जानना जरूरी है, या खैर है नहीं भी पता हो तो खैर है, जरूरी है। क्यों जरूरी है? सेल प्राइस निकालनी है, और भी काफी सारे काम है, इन्वेंट्री की वैल्यू लगानी है, डिसीजन मेकिंग करनी है, तो उनको कॉस्ट जाननी होती है। अभी इस वक्त जो मैंने सामने बोर्ड पे काम किया, ये नीला वाला कॉलम हम कब बना पाए, कब बना पाएगा बिजनेस, ये चीज कब जान पाएगा? पीरियड एंड पे के शुरू में? क्यों एंड पे? क्योंकि ये तो शुरू में अंदाजा लग सकता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट है ना, ये पता है कि इतना ही मटेरियल लगना है, इतना ही लेबर लगना है, लेकिन ये अंदाजा शुरू में नहीं लग सकता। ये साल एंड होगा तो ये फिगर पता चलेगी। तो क्या हम पूरा साल इंतजार करें कि पहले प्रोडक्शन पूरे साल की एंड हो जाए? क्योंकि कई खर्चे ऐसे होते हैं जो साल में एक दफा होते हैं, जैसे इंश्योरेंस है, वो तो साल के एंड पे ही हम लोग यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा। तो अब या तो पूरे साल का एंड इंतजार करें, कस्टमर्स को चीजें बेचते रहें और उनसे कहें कि ले लो, अभी पैसे नहीं बता रहे हम तुम्हें, पहले साल एंड होगा, हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे, फिर तुम्हें सेल प्राइस बताएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें ये दोनों चीजें तो नॉर्मली साल के शुरू में भी काफी हद तक एक्यूरेट पता होंगी, ये फिगर नहीं पता होगी, लेकिन जरूरत हमें साल के शुरू में है। क्यों जरूरत है साल के शुरू में? क्योंकि हमने प्राइसेस तय करनी है और भी डिसीजन करने हैं। तो हम एक्यूरेट ना सही, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाए ना, वो जुगाड़ लगाना हमने इस चैप्टर में सीखना है। इस सारे का कंक्लूजन ये है कि हमें प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट जाननी। प्रोडक्ट कॉस्ट में बोला करूंगा वर्ड बार बार, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या मतलब? जो हम फिनिश गुड्स बना रहे हैं उसकी हमें एक यूनिट कितना कॉस्ट कर रहा है, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या करूंगा। तो हमें प्रोडक्ट कॉस्ट जानने की जरूरत है, और वो साल के शुरू में ही होती है, क्योंकि हमने प्लानिंग करनी होती है, हमने सेल प्राइस तय करनी होती है, कई तरह के डिसीजंस करने होते हैं। लेकिन एफओएच की वजह से हम एक्यूरेट फिगर साल के एंड पे ही जान पाएंगे, लेकिन हमें ये फिगर जाननी साल के शुरू में है। तो हमें एफओएच की जगह पर कुछ अंदाजा लगाना पड़ेगा, कुछ इसका हल निकालना पड़ेगा। हमें कोई ना कोई ओवरहेड्स की कॉस्ट पर यूनिट शुरू में अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो वो अंदाजा कैसे लगाया जाए, ये हमने इस चैप्टर में सीखना है। ओके, समझ आया? बाकी इतना कि अपने आप को समझा सकें तो चलें समझाएं अपने आप को, समझाएं, लिखें कुछ ऐसा है। अभी तो मैंने 1 लाख और वो 1,05,000 किया है। समझाने के लिए फर्ज कर लेते हैं कि एफओएच में सिर्फ थे ही फिक्स्ड खर्चे, तो ईयर 2 में भी कितने होने चाहिए थे? अगर फिक्स्ड हो 1 लाख ही होने चाहिए थे ना। प्रोडक्शन चेंज हो रही है, तो जब 1 लाख को 4,000 से डिवाइड करें और 1 लाख को 5,000 से डिवाइड करें तो पर यूनिट तो आंसर चेंज होगा ना। तो इसलिए ये चीज चेंज हो रही है हर साल, फिक्स्ड की वजह से ये फिगर बदलती जा रही है। बदलना ही था इसने, क्योंकि इसका पर यूनिट ताल्लुक ही नहीं है, वो तो जबरदस्ती कैलकुलेटर पे कर लें तो कर लें।
तो ये फिगर एक्यूरेटली तो ईयर एंड पे ही पता चल सकेगी, लेकिन हमें साल के शुरू में जाननी होती है पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट, क्योंकि सेल प्राइस तय करनी होती है और बहुत सारे डिसीजन करने होते हैं, बजट बनाना होता है, तो हमें ये फिगर चाहिए होती है। एक्यूरेट ना सही, कोई हल निकालना पड़ेगा कि हमें यह पता चल जाए कि पर यूनिट एफओएच कितनी है। वो काम हमने इस चैप्टर में सीखना। जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ही आपको ये कल को पढ़ के सारा रिकॉल हो सकेगा। पूरा मजमून ही लिख दिया भाई। लिख रहे हैं अभी तक? क्या जी? मुझे ऊंचा बोलो थोड़ा। एफओएच फिक्स्ड पोर्शन है इसमें तो। हाँ हाँ, क्योंकि रेंट अगर 1 लाख रुपए है, ईयर 1 में भी वो 1 लाख है, 4000 यूनिट्स बनाएंगे तो उसको 4000 से डिवाइड करेंगे। ईयर 2 में भी अगर रेंट 1 लाख है, लेकिन पर यूनिट जानने के लिए अब यूनिट 5000 बनाए तो 5000 से डिवाइड करेंगे। तो अगर उसी 1 लाख को 4000 से डिवाइड करें या उसी 1 लाख को 5000 से डिवाइड करें तो आंसर चेंज ही होगा ना, इसलिए चेंज हो रहा है। चलें जी, आज करते हैं बात है। आज मैंने
ज़बरदस्ती ढूंढ ही लिया मौका। आप में से जो लोग ड्राइव कर चुके हैं, करते हैं, या बॉयज़ हैं तो बाइक भी अगर चलाते हैं, बल्कि वो बाइक से याद आया, अभी आजकल शायद बहुत पहले से चल रहा होगा, मुझे आजकल नज़र आना शुरू हो गया है कि ये जो स्कूटी हैं अब ये सड़कों पे काफ़ी नज़र आ रहे हैं, ये लड़कियां चला रही होती हैं। तो उसमें ना आप बॉयज़ के लिए ख़ास तौर पे जो अगर ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, देखें आप, मैं ख़ास तौर पे बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, अगर आप बेगैरत नहीं हैं, तो पक्के बेगैरत अगर आप नहीं हैं, थोड़े बहुत भी हैं, पक्के नहीं हैं, तो आप ये चाहेंगे कि आपकी बहन जब किसी ऐसी जगह पर है जहां आम पब्लिक भी है, तो आप चाहेंगे कि उसको कंफर्ट हो और उसके लिए मुश्किलें ना की जाएं, क्योंकि अल्लाह ने औरत को एक कमज़ोर वीक करैक्टर बनाया है, ये अल्लाह ने, और मर्द को स्ट्रॉन्ग बनाया है हिफाजत के लिए, घर के लीडर बनाया है। दोनों की साख्त में फ़र्क है। तो आप अगर सर्टिफाइड बगैरत नहीं है, थोड़ी बहुत खैरें चलती हैं, तो आप चाहेंगे कि आपकी बहन जब किसी पब्लिक प्लेस पे हो तो उसको कंफर्ट मिले। तो ये जो बेटा सड़कों पे ये स्कूटी या बाइक्स पे भी इवन की लड़कियां जो इस वक्त आ रही हैं, तो वो आपके लिए कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है। तो ये जो बाइक्स वाले हजरात हैं ना, ख़ास तौर पे ये फजूल हरकतों को अवॉइड किया करें और उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल ना बनाएं। अगर वो सड़क पे आई हैं, कोई मजबूरी होगी तभी वो ऐसे पहुंची होंगी। तो इसलिए आप में से जो लोग बाइक चलाते हैं वो अपने ट्रैफिक में साथ इस तरह से अगर लड़कियां स्कूटी पे या स्कूटर पे मौजूद हैं तो एहतियात ज़्यादा किया करें, फजूल हरकतें ना किया करें। वो तो अभी चलें, स्कूटर ध्यान में आ गया था, अभी तो हर फील्ड में ऐसे ही है, इस पे तो चलें बात चलती ही रहेगी। अच्छा, बता मैं रहा था कि आपने बाइक चलाई होगी, गाड़ी चलाई होगी, तो हेलमेट किसी दौर में को ख़ास लिफ्ट नहीं होती थी इसको, लेकिन फिर कुछ अर्से से इस पर फ़ाइन होना शुरू हो गया, और अभी भी होता है शायद। कितना फ़ाइन होता है? 200 रुपये। 200 रुपये की अमाउंट, और अगर 200 रुपये की जगह या 2000 रुपये का चलान हुआ करता तो आप हेलमेट पहनने की फ़िक्र एक जैसी ही करते, फिर भी हैं ज़्यादा करते रहे। मैं टीचिंग से पहले जब जॉब करता था इंडस्ट्री में, तो एक ऑफिस के असाइनमेंट के लिए कतर गया हुआ था मैं। अब वो जो ड्राइवर मुझे जो एयरपोर्ट से पिक करके लेके जा रहा था, पता नहीं पाकिस्तानी था, मुझे याद नहीं, पाकिस्तानी था, बंगाली था, याद नहीं है। तो जब सिग्नल आता था ना, ग्रीन होता था, वो गाड़ी स्लो कर लेता था, बिल्कुल फूंक फूंक के। जब उसको यकीन हो जाता था कि सिग्नल क्रॉस कर जाएगा, फिर वो करता था। मैंने काफ़ी देर चीज़ ऑब्जर्व की कि वो, ये 2006 की बात है गालिबन, नहीं 2009 की बात है, 2009, हाँ। तो वो जब सिग्नल क्रॉस करने लगता था तो वो ग्रीन सिग्नल पे दौड़ नहीं लगाता था, वो स्लो चलता था और बहुत आराम आराम से गुजरता था। मैंने ऑफिस के किसी बंदे से पूछा तो उन्होंने कहा जी कि जो जस्ट सिग्नल बंद हुए को तोड़ने का फाइन है ना, जस्ट बंद हुए को तोड़ने का, पूरे बंद होने का तो फाइन चेंज है, जस्ट बंद हुए का जो फाइन है, क्योंकि कैमरे लगे हुए जगह जगह, मुझे फिगर भूल गई है, पता नहीं शायद 6000 रियाल था कि कितना रियाल था। और ये जो वहाँ ड्राइवर्स होते थे उस वक्त, उनकी तनख्वाह ही 2000-2500 रियाल होती थी। अब उसका असर क्या हुआ कि वो ग्रीन सिग्नल है लेकिन बिल्कुल फूंक फूंक के गुजर रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि जब ट्रैफिक का बहुत सख्त रूल हो गया तो आप लोग उसको फॉलो करने वाले बन गए। अच्छा, आपने हेलमेट नहीं पहना और चलान हो गया, तो आपको अगर बहुत पैसा है तो आप दे देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर पैसे नहीं हैं तो आप फिर हेलमेट पहनना शुरू कर देंगे। इसी तरह से जो गाड़ी चलाता होगा, सीट बेल्ट पे फाइन होता है और 500 रुपये होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो जब ये फ़ाइन आया तो सीट बेल्ट सबने पहननी शुरू कर दी। या इसी तरह से जब हाईवे पे जाएंगे तो उनके फाइन्स डिफरेंट तरह के हैं। अब जब वार्डन रोकेगा और वो चलान करेगा तो गाड़ी चलाने वाला उसको ये नहीं कहेगा कि भाई मेरी गाड़ी मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी चलाऊं, वो फॉलो करना पड़ेगा उसको। क्यों फॉलो करना पड़ेगा? नहीं, ये सेफ्टी तो बात की बात है, रूल्स हैं और हम मजबूर इसलिए हैं कि अगर रूल्स फॉलो ना किए तो चलान हो जाएगा, और जितना ज्यादा बड़ा चलान होगा हम उतने ही मोहतात हो जाएंगे। वो ड्राइवर फूंक फूंक के चलना शुरू हो गया, कदम ऐसे जैसे पैदल चल रही है गाड़ी, क्योंकि उसकी 3 महीने की तनख्वाह थी वो फाइन। तो जितना बड़ा फाइन होगा हम उसके लिए उतने ज्यादा मोहतात हो जाएंगे। आप लोग आई कैप का एग्जाम देने के लिए इतने मोहतात हो जाते हैं कि आखिरी दिनों में टेंशन होती है, ग्रुप के अंदर डिस्कशन होती है कि नीला पेन अलाउड है, फलाना कैलकुलेटर अलाउड है कि नहीं अलाउड है, ये लाइन लग सकती है कि नहीं लग सकती। जैसे रिपोर्टिंग में अक्सर बच्चे पूछ रहे होते हैं, कल भी बच्चा पूछा जी ये स्टिकर लगा सकते हैं, इस पर नहीं लगा सकते, डर रहे हैं ना, बहुत टेंशन में। क्यों बहुत टेंशन में है? क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि अगर पेपर फेल हो गया तो एक अटेम्प्ट गई, खानदानी प्रेशर उसके अलावा है,
फिर दोस्तों का आगे निकल जाना, पैसों का ज़ाया होना तो खैर इतनी फिक्र नहीं होती बच्चों को, तो वालिदैन को होती है, लेकिन ख़ानदान में बेइज्जती होना, और जो ज़रा थोड़ा सा एहसास करने वाले बच्चे हैं उनको ये होता है कि हमारे वालिदैन ने हमसे उम्मीदें लगाई थी, उनको दुख होगा, हर तरह के मसाइल होते हैं। तो चूँकि बहुत सख्त सज़ा तो आपकी फ़िक्र भी उतनी ज़्यादा। इसका मतलब है आप अक्लमंद लोग हैं, इसका मतलब है आप अक्लमंद बच्चे हैं। और आप लोग अभी अपनी जवानी के, आप सब जवान बच्चे हैं, और एवरेज एज मेरे ख्याल में मैं अगर 20 साल लगा लूँ तो आप अभी इस वक्त 20 साल में क्या कर रहे हैं? किताबें उठाए फिर रहे हैं, सुबह सुबह आ जाते हैं और सारा दिन कोई पता नहीं 5 घंटे ले रहा है क्लासें, को कितने बजे क्लासें ले रहा है, पता नहीं कौन कौन से शहर से उठ के यहाँ हॉस्टल में आकर रह रहे हैं, गंदे खाने खा रहे हैं, खुद अपने कपड़े धो रहे हैं, और आप चलो जितने मर्जी साफ सुथरे हों, आपके रूममेट्स नहीं हैं, बदबुएँ हैं, कमरे गंदे हैं, वॉशरूम गंदे हैं, लेकिन रह रहे हैं ना यहाँ पर। किस लिए रह रहे हैं? क्योंकि आपको इस बात की फिक्र है कि आप ये जो सीए करना चाह रहे हैं, अगर ये सीए कर लिया तो आपका करियर अच्छा बन जाएगा। बाकी भी सारी चीज़ें इससे लिंक्ड हैं, रिश्ता है, ख़ानदान के अंदर रेप्यूट है, ये सब लिंक्ड है। तो आप ही की एज में कई लोग हो सकते थे जो आपके पुराने क्लास फेलो हैं, आपके ख़ानदान के लोग हैं, गांव गली मोहल्ले के लोग हैं, जो इस उम्र के अंदर ज़िंदगी के वो मज़े ले रहे हैं, और मैं हलाल मज़ों की बात कर रहा हूँ, हलाल भी मज़े होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे हरामी होते हैं, वो चीज़ें खुशियाँ कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप ही के वो दोस्त जो गली मोहल्ले में फारे गवारा फिर रहे होते हैं, हो सकता है वो क्रिकेट खेलते हो, तो बुरी बात नहीं है, अच्छा खेल है, कोई बात नहीं, खेलें, एज लॉन्ग एज कि वो गाफिल ना कर रहा हो, बुरा खेल नहीं है। लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके दोस्त कहीं घूमने भी चले जाते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं। आपके कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने फैमिली टूर्स छोड़े हुए हैं कि नहीं हमने पढ़ना है, फैमिली घूमती फिर रही है मरी जाके, और वो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। आप अपने आप को इस तरह से मुश्किलों में डाल के अक्लमंद समझ रहे हैं, और आप हैं भी अक्लमंद, ये कोई आप सही काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ना, इसीलिए कर रहे हैं। आप कितने साल में ये कर लेंगे नॉर्मली? 6 साल, क्योंकि आर्टिकल्स मिलने में, रजिस्टर होने में टाइम लगता है, और ये तो है जब सब फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं करे तो है, फिर 6 साल बता रहा हूँ, वरना तो इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। चलो एवरेज 6-7 साल, 8 साल की बात कर लें। आप अपनी जवानी के 6-7 साल सीए में लगा रहे हैं, 6-7 साल जवानी के, बुढ़ापे के नहीं, जवानी के, और आपकी पूरी ज़िंदगी में से सबसे कीमती तरीन 6 साल हैं जो इस वक्त आप अपनी एनर्जीज़ के एतबार से टॉप पे हैं। बाकी अकल शऊर आने में तो भी टाइम लगेगा आपको, लेकिन एनर्जीज़ के एतबार से आपकी ज़िंदगी का एक टॉप पीरियड चल रहा है। आप लगा रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना वक्त लगा रहे हैं, अपनी जान खर्च कर रहे हैं, टेंशनें पाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि करियर अच्छा बन जाए। कितने अरसे का है? 30-35 साल। क्योंकि अगर आप अभी 20 साल के हैं, 25-26-27 साल के आपने सीए किया, करियर स्टार्ट कर लिया, उसके बाद आप तकरीबन को 60 साल तक आप काम कर सकते हैं। चलो अपना काम होगा तो 4-5 साल और ऊपर लगा लें, कहीं नौकरी कर रहे होंगे तो बस 58-57-60 साल में बस है आपकी, तो 27 से आगे 60 साल तक गिन लें तो तकरीबन को 30-32 साल, चलो 35 साल लगा दो। तो आपने अपनी ज़िंदगी के 25-26 साल, सीए तो सिर्फ 6 साल का ना, शुरू से पढ़ ही रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं, तो अपनी ज़िंदगी के 25-26 साल लगा दिए। और आपके वालिदैन ने भी किया है कि बेटा पढ़ो पढ़ो, अच्छी बात है, पढ़ना है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक फिक्र ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के 25 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं एक फिक्रमंदी के साथ, जहां पर आपने अपनी बाकी सारी फैमिलीज, अपने दोस्त सब सेक्रीफाइस कर दिए। आप में से कई लोग होंगे जिनके स्कूल कॉलेजेस की दोस्तियां छूट गई हुई हैं क्योंकि आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मगन हो चुके हुए हैं। कई तो जहनी मरीज बन चुके हुए होंगे, कईयों को तो पता नहीं, और ये होता है, कई लोग जो है वो डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे होते हैं। कई बच्चे मुझसे आके काउंसलिंग के लिए मिलते रहते हैं, बच्चे डिप्रेशन की दवाइयां खा मरीज बन जाते हैं। आप अपनी इस भरी जवानी के अंदर, और चलो मैंने पूरा पीरियड काउंट कर लिया, तो 25 साल जिंदगी के लगा दिए। क्यों? कि अगले 35 साल अच्छे गुजर जाए। अच्छा, वो अच्छे जो है ना, वो भी कोई बादशाह सलामत वाले अच्छे नहीं है। ये नहीं है कि आप अयाशी करेंगे, बैठे होंगे और आपके इर्द गिर्द जो है खुदाम है और काम कर रहे हैं। नहीं, काम आप फिर भी गधे की तरह ही कर रहे होंगे। बिल्कुल आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे होंगे। मेरी अभी की जो लाइफ है और मेरी स्टूडेंट लाइफ से मेरी भी लाइफ ज्यादा मसरूफ है, मैं अब ज्यादा मसरूफ जिंदगी गुजार रहा हूँ। हाँ, फैसिलिटीज है, अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है, फैसिलिटीज वाली जिंदगी गुजर रही होती है जब अच्छा करियर बनता है। तो आप 25 साल की जिंदगी की सारी फिक्रें आपकी भी और आपके घर वालों की भी किस बात पे हैं कि अगले 35 साल अच्छे गुजर जाए। आप में से किसके पास गारंटी है कि सीए करने के बाद दुनिया के जो हालात होंगे, जो पाकिस्तान के हालात होंगे, या जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, क्या सीए तब भी इतना ही अच्छा चलेगा? नहीं, मैं मायूस नहीं कर रहा आपको, चलेगा इंशाल्लाह, लेकिन गारंटी है क्या पता दुनिया की शक्ल ही बदल जाए, 2-4 एटम बम उधर से फूटें, 2-4 उधर से फूटें, कॉर्पोरेट सेक्टर सारा खत्म हो जाए और सारी दुनिया जो है खेती बाड़ी पे शिफ्ट हो जाए। हो सकता है ना, हो तो सकता है। फिर किधर जाएगा सीए? मैक्सिमम आपने सीए में जो खेती बाड़ी के बारे में पढ़ना है वो भैंसों को डेप्रिशिएट करना पड़ना है। हाँ, IS 41 FAR 2 के अंदर है, गाय भैंसे फेयर वैल्यू अपडेट करते हैं उसके अंदर। हाँ जी, तो गारंटी है अगले 35 साल की? नहीं है। अच्छा, ये गारंटी है कि अगले 35 साल जिंदा भी रहने वाले? नहीं।
तो 25 साल जिंदगी के लगा रहे हैं उस 35 साल की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, जो पहली बात ये भी नहीं पता कि वाकई अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी, पता नहीं सही जगह पर आए कि नहीं आए, दूसरी बात पता नहीं वो जिंदगी भी है कि नहीं। तो उसके लिए आप चांस ले रहे हैं कि क्या पता वो जिंदगी हो, क्या पता वो करियर सक्सेसफुल हो। आप फुल डेडिकेशन के साथ 25 साल जिंदगी के लगा रहे हैं और आपके वालिदैन शामिल हैं इसके अंदर। लेकिन एक बेवकूफ़ी बड़ी ये कर रहे हैं कि चलो 25 साल के बाद अगर 35 साल आ भी गए अच्छे, तो उस 35 ने एंड भी होना है, उसके बाद भी कुछ होना है, और उसके बाद क्या होना है, उसके बाद मौत आनी है। आदो के मौत अभी भी आ सकती है, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ बना रहे हैं कि तब मौत आनी है। अब जब तब मौत आनी है, उसके बाद क्या होना है, वो जो मौत होगी ना, वो इंतकाल होगा एक्चुअली, वो यहाँ से कब्र में शिफ्ट होगा। कब्र की भी एक जिंदगी, एक फेस चलेगा, किसी की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, उसके हालात पे डिपेंड करता है। किसी की कब्र जो है वो जन्नत का बाग होगा, किसी की जो है वो दोज़ख का कड़ा होगा। फिर उसके बाद वो क़यामत के दिन पे शिफ्ट होगा। वो भी हर एक का अपना अपना वेरी करेगा, किसी का वो छोटा होगा, किसी का 50,000 साल, कितने सालों का होगा। उसके बाद होना है फैसला, और फैसला ये होना है कि या तो हमेशा की जन्नत है या हमेशा की दोज़ख है। और आप में से जो इस बात पे बिलीव नहीं करता, तो वो जब देख लेगा तो उसको आ जाएगा यकीन। अभी नहीं है कोई बात नहीं, तब लग पता जाएगा। तो उस वक्त फैसला होना है या तो हमेशा की जन्नत या हमेशा की दोज़ख का। तो अभी शुरू में मैं आपकी अकलमंदी आपको ये बता रहा था कि आप जब बड़ा नुकसान देखते हैं तो ज़्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं, बड़ा फायदा नजर आता है तो उसके लिए मेहनत ज़्यादा करते हैं। तो हम इतने बेवकूफ़ हो गए हैं सारे के सारे कि हम उस 35 साल के लिए 24 घंटे की एफर्ट कर रहे हैं। और अपने दिल से खुद पूछ के देख लें कि हमारी कितनी फिक्र, कितनी एफर्ट इस बारे में है कि मरने के बाद के लिए क्या तैयारी की है। आपसे तुमने फरमाया है कि तुम में से अक्लमंद वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर लें। अब हम सब अपनी अपनी अकलों को टटोल के देख लें कि हम अपनी ज़िंदगी की एफर्ट, हमारी सोचें, हमारी फिक्रें कितनी हैं जो इस बात को लेके हैं कि जन्नत में जाना है कि नहीं जाना। अभी टेस्ट में तो वो कह रहा था कि साथ साथ बैठने की फिक्र होती है कि उसने साथ बैठना है, तो ये फिक्र जन्नत की बनाए ना कि जन्नत पे साथ जाना है, इस बात की तो फिक्र ही नहीं कर रहे हम लोग। तो आपको अभी झंझोड़ना मकसद ये था, अभी बात ज़्यादा होगी क्लास में, थोड़ी सी और बात शुरू करूँगा कि इस वक्त अपनी अकलों को हम सब टटोल लें। रमज़ान का महीना है, शैतान नहीं है अभी आप टटोलेंगे तो टटोल पाएंगे, वरना शैतान होता है ना तो फिर इधर उधर ले जाता है। तो अभी जरा इस पर सोचिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ हैं क्यों। मेरी ज़िंदगी में जब तब्दीली आई थी, जब दीन की समझ आई थी, तो शुरुआत कहीं ऐसे ही हुई थी। क्यों, ये क्या हो क्या रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मकसद क्या है, ये हो क्या रहा है। इस क्यों 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 के ऊपर सोचें कि आप क्यों हैं दुनिया के अंदर, मकसद क्या है। मरने के बाद जब जन्नत में जाना है तो उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। दीन ऐसे ही अल्लाह ने शुक्र लगाने के लिए दुनिया बनाई, अल्लाह ने क्यों बनाई, ये सब क्यों हो रहा है। तो ये फिक्र अभी सिर्फ आपके अंदर छोड़ के जा रहा हूँ, अगली क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करूंगा कि इस बात को सोचिए कि क्या हम सिर्फ इसीलिए दुनिया में आए हैं कि 25 साल मेहनत कर लो ताकि अगले 35 साल अच्छे गुजर जाएं, सिर्फ इसलिए दुनिया के अंदर आए। मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह।